सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। नए जोश के साथ मैं आपसे पूरे 1 साल के बाद मिल रहा हूँ। वो थोड़ा 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, पर अब जब बोर्ड्स कैंसिल हो गया है तो मैंने सोचा कि अब वक्त है वीडियोस बनाने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे थ्योरीज को जानोगे जो आपको इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। मल्टीवर्स। साल 1895 में एक अमेरिकन फिलोसोफर और एक फिजियोलॉजिस्ट विलियम जेम ने यह टर्म मल्टीवर्स दिया। उनसे पहले कुछ और भी लोग थे, जैसे एटॉमिज्म, ग्रीक फिलोसोफर क्रिस्पस और ऑस्ट्रियन आयरिश फिजिस्ट एरविन श्रोडिंगर, जो मल्टीवर्स का जिक्र किए थे। द मल्टीवर्स इज़ अ हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम आप सब अपने घर में रहते हैं और वो घर किसी न किसी सिटी में होगा, और उसी सिटी में आपके घर जैसे और भी घर होंगे, और जिस सिटी में आप रहते हैं वैसे बहुत सारे सिटी मिलकर आप जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट बनता है। वैसे ही सारे स्टेट मिलकर एक कंट्री, कंट्रीज़ मिलकर एक कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट्स मिलकर हमारा प्लैनेट अर्थ बनता है। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स सब मिलकर, और साथ ही हमारा सन, ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। वैसे ही रात में अब आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं, वो सारे तारों को मिलाकर हमारा गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी बनता है। और वैसे ही इनफाइनाइट गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, और वही करोड़ों या अरबों यूनिवर्सेस के ग्रुप से एक मल्टीवर्स बनता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये यूनिवर्सेस अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस। आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ये उतनी पॉसिबिलिटीज़ ये सब शो करते हैं। इस थ्योरी पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि हमारा टेलीस्कोप्स इतने मैसिव मल्टीवर्सेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। द बिग बैंग। जॉर्ज लेमेट्रे नाम के एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट ने 1931 में द बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। इस थ्योरी के मुताबिक करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले सिर्फ एक ब्लैंक इपॉच जितने समय में यह यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस में आया, और इलेक्ट्रोविक इपॉच के बाद जब एक्सप्लोजन खत्म हुआ तब इस यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर फैल गए। फिर एक जंग हुई मैटर और एंटी मैटर में, जो एक दूसरे से कोलाइड करके नष्ट हो जा रहे थे, पर अंत में कोइंसिडेंटली एक मैटर का कण बच गया जो अपने आप एक्सप्लोड हो गया, और इस यूनिवर्स में एनर्जी फैल गई। बाद में एनर्जी ठंडे होकर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बन गई। फिर हर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये आपस में कोलाइड नहीं कर पाए, और इलेक्ट्रॉन का कम मास होने की वजह से वो प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा, और इससे बना हमारा पहला हाइड्रोजन एटम। फिर 3,70,000 साल के बाद ये एक्सपेंशन का स्पीड थोड़ा कम हुआ और हाइड्रोजन गैस चारों ओर फैल गई, पर अभी ही डार्क एज की शुरुआत हो गई थी। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी जगह तो थी, पर लाइट का कोई सोर्स नहीं था, जिस वजह से इसे डार्क एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में कोई भी स्टार्स का जन्म नहीं हुआ था। पर बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन सालों के बाद फर्स्ट जनरेशन स्टार्स, ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन 3 स्टार्स का निर्माण हुआ, जो हाइड्रोजन के ग्रेविटी की वजह से एक साथ असेंबल होने की वजह से एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से ये स्टार्स बन गए थे। बिग बैंग को समझाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। टाइम है बोनस फैक्ट का। मैंने आपसे प्लैंक इपॉच और इलेक्ट्रोविक इपॉच बोला था। प्लैंक इपॉच मतलब टाइम शॉर्टर देन 10⁻⁻43 सेकेंड्स, और इलेक्ट्रोविक इपॉच मतलब टाइम बिटवीन
10 to the power minus 36 to 10 to the power minus 32 seconds of time after Big Bang. The dark matter, originally known as the missing mass, जिसे एक स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने 1933 में डिस्कवर किया था। उन्होंने ये पाया कि गैलेक्सीज के कोमा क्लस्टर्स के स्टार सिर्फ 10% मास को प्रोवाइड कर रहे थे गैलेक्सीज को क्लस्टर्स के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप ना होने देने के लिए। मतलब कि गैलेक्सीज को उनके वजूद में रहने के लिए जो मास चाहिए था वहाँ पर सिर्फ 10% मास मौजूद था। तो बाकी का मास गया कहाँ? मिसिंग मास की रियलिटी 1970s तक क्वेश्चन में रही, जब तक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स वीरा रूबिन एंड डब्ल्यू केन फॉर्ड ने इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं कर दी। जो मास हमें गैलेक्सीज को बनाने के लिए चाहिए विजुअल स्टार्स उनका सिर्फ 10% प्रोवाइड कर रहे थे, और तो स्टार्स का स्पीड उसके ऑर्बिट में इतनी थी कि वो सेंटर को छोड़कर इंडिपेंडेंटली चले जाए। असल में 13.07% ऑफ द यूनिवर्स इज़ एनर्जी, और 0.5% स्टार्स है और 0.03% हाइड्रोजन से हेवियर एलिमेंट्स है। बाकी 69.4% डार्क मैटर है। डार्क मैटर सिर्फ एक ग्रेविटी का सोर्स या गैलेक्सीज या सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता नहीं है, वो यूनिवर्स को शेप भी देता है और स्टार्स और गैलेक्सीज की पोजीशन भी तय करता है। डार्क मैटर को डार्क मैटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है, जिसका मतलब है कि वो अब्जॉर्व, रिफ्लेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट भी नहीं करता है, इसलिए उसे डिटेक्ट कर पाना इतना मुश्किल है और इसीलिए इसका नाम डार्क मैटर है। डार्क मैटर थ्योरी में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक अलग डायमेंशन से आती हुई दूसरे मैटर्स की ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसका टाइटल है सोलर फ्लैर्स और बून और कर्स। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।